हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपके यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो फेज़ 1 हो, और फेज़ 2 में 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट चूंकि ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें इतना ज़्यादा डाटा होता है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, कि हम उसे ज़्यादा दिनों तक रिटेन नहीं कर पाते और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक प्रयास करने जा रहे हैं, वो ये है कि यूनियन बजट को समराइज वे में पढ़ेंगे। समराइज वे में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। हमें पूरा यूनियन बजट नहीं पढ़ना है, हमें उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी यूनियन बजट के ऊपर। हमें सिर्फ कुछ डाटास के ऊपर फोकस करना है और कुछ की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डिटेल्ड जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा आपको, लर्न ई स्पॉट के चैनल पे। तो वहाँ से आप लोग जाके इसको डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं और भी अदर चैनल्स का हेल्प ले सकते हैं आप यूनियन बजट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि की पॉइंट्स को पढ़ाना और लर्न कराना। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे यूनियन बजट के ऊपर, लेकिन जो की पॉइंट्स के ऊपर वीडियो है वो सिर्फ एक ही आपको यही वाली मिलेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को यूनियन बजट 2023-24 के बारे में। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। अब अमृतकाल क्या है? अमृतकाल याद रखिएगा, जब 75 ईयर्स और 100 ईयर्स जब इंडिया ये जो टाइमलाइन है इसको सेलिब्रेट करेगा, उसको हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको अमृतकाल नाम दिया हुआ है। अब इस अमृतकाल के विजन क्या है? देखिए, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद करना है, उसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव दे देगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यूथ पे फोकस किया जा रहा है, जॉब क्रिएशन पे फोकस किया जा रहा है और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है। 3 पॉइंट याद रखना है, फिर से बता देता हूँ। यूथ के ऊपर फोकस करना है आपको, जॉब क्रिएशन के ऊपर, देखिए यूथ होगा तो जॉब क्रिएट होगी, ठीक है, और उससे एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डेवलप होगा हमारा। ठीक है, तो लर्न हो गया होगा आपको ये चीज़। अब बात करते हैं कि इसी में 7 प्रायोरिटी एरियाज की भी बात करी गई है, जिसको नाम दिया गया है सप्तऋषि। अब उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, संपूर्ण विकास, लास्ट माइल तक जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका पहुंचना। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करी गई है। अनलीजिंग द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो भारत के युवाओं के अंदर है उसको उभारना, उसको बाहर निकालना भी इस सप्तऋषि का एक पार्ट है। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी की बात करी गई है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात करी गई है, यूथ पावर की बात करी गई है और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करी गई है। तो ये 7 आपको याद रख लेना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल तक योजनाएं पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, आपको ध्यान से समझना है उसको। जो पेपर के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है वो 2023-24 का जो बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको बिल्कुल अच्छे से। फिजिकल डेफिसिट जो बताया गया है वो 5.9% रहने वाला है। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2.9% रहने वाला है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% रहने वाला है। प्राइमरी डेफिसिट 2.3% रहने वाला है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो फोकस करना है आपको इसके ऊपर, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। 5.9, 2.9 लर्न कर लीजिए, 5.9, 2.9 एफ, और ये हो जाएगा आपका आर। फिजिकल डेफिसिट 5.9 और रेवेन्यू डेफिसिट 2.9। अगर आप डाटा को अच्छे से कर सकते हैं तो आप ये वाले एक्चुअल्स और ये जो 2023 के डाटा है इनको भी एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बजटरी एस्टिमेट्स के बारे में बताया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार टोटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो लगभग 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर सरकार करने वाली है। याद रख लीजिए, 45 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। उसमें से बताया जा रहा है कि कितना पैसा आएगा सरकार के पास में, तो 26 लाख करोड़ रेवेन्यू से आ जाएगा हमारा और 18 लाख करोड़ हमारा आ जाएगा इससे कैपिटल रिसिप्ट से आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसके ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर जो खर्चा होने वाला है हमारा वो 10 लाख करोड़ और 35 लाख करोड़ रुपए हमारा यहाँ पे खर्चा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं स्कीम्स की, तो स्कीम्स में देखिए सबसे पहली स्कीम आएगी हमारी एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। तो इसमें स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात करी जा रही है। इसमें डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी को बूस्ट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, और इसका जो टोटल आउटले बताया जा रहा है वो 2200 करोड़ बताया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको।
2200 करोड़ इज द टोटल आउटले ऑफ दिस स्कीम। उसके बाद एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लॉन्च करी गई थी, उसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो में मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। उसकी एक न्यू सब स्कीम लॉन्च करी गई है इस बजट में, और उसका इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो 6000 करोड़ रुपए का किया गया है। तो पहला याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट वाले में 2200 करोड़ और मत्स्य संपदा योजना वाले में 6000 करोड़। उसके बाद नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया, तो बोला जा रहा है कि भारत में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर दिया जाएगा और लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग इस योजना के तहत करी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करी गई है प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पेपर में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पीबीटीजी का, क्योंकि बजट में डिस्कस हुआ है। तो याद रखिएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये योजना इस बजट के अंतर्गत लाई गई है, और इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो है 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना जो कि पहले से ही चल रही है, उसका बजट 66% बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 79,000 करोड़ तक कर दिया गया है इसका बजट। ठीक है, तो 66% बढ़ा के इसको 79,000 करोड़ कर दिया गया, ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। उसके बाद एक नई योजना लॉन्च करी गई है, भारत श्री। अब इसमें श्री का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है, वो है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। याद रखिएगा, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम, मतलब म्यूजियम्स में जो भी वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं उनका डिजिटलीकरण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो योजना इस बजट में डिस्कस करी गई है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आपने RIDF जरूर सुना होगा, ठीक है, RIDF का ही दूसरा पार्ट है UIDF। अभी तक हम RIDF को ही फोकस कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब की बार से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट किया है, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत किया जाएगा। और इसको मैनेज कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसको मैनेज करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। 15 फाइनेंस कमीशन में भी इसका जिक्र किया गया था। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पेपर के लिए। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया गया है। AI को भारत में बनाना है और AI को भारत के लिए ही काम कराना है, तो ये प्रमुख एजेंडा है इस योजना का। विवाद से विश्वास फर्स्ट एंड विवाद से विश्वास सेकंड दोनों लॉन्च हुई हैं। MSMEs का जब कोविड के टाइम पे बहुत बुरा हाल हो गया था, उस टाइम पे ये विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसको हम बोलते हैं कि रिलीफ फॉर MSMEs था ये। ठीक है, और 95% तक की छूट दी जाएगी MSMEs को। और जो विवाद से विश्वास 2 है वो वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम है। अगर MSMEs चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, नहीं तो वो नहीं भी कर सकती हैं। उसके बाद E-कोड प्रोजेक्ट का फेज 3 लॉन्च किया जाएगा, जिसका फाइनेंशियल आउटले जो है आपका वो है 7,000 करोड़ रुपीस। याद रखिएगा, 7,000 करोड़ इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ फेज 3 ऑफ E-कोड प्रोजेक्ट। उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में होगा क्या, मान लीजिए आप अगर कोई EV स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर बैटरी सेल्स के लिए कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए आपको क्रेडिट देगी, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ फोकस कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि ग्रीन इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन के लिए सरकार आपको क्रेडिट दे रही है। उसके बाद बात करें, प्रणाम स्कीम लॉन्च करी गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इस बार के पेपर के लिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है प्रणाम का, पहले उसको समझिए। प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी वसुंधरा है, उसके रिस्टोरेशन के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसको अच्छे से किस तरीके से हम जैविक खेती उसमें कर सकें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकें और फर्टिलाइजर्स का मिनिमम यूज़ हो सके, उसके लिए PM प्रणाम स्कीम हमारी लॉन्च करी गई है। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की बात करी गई है और बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर की इस योजना के तहत बात करी गई है। गोवर्धन स्कीम की बात करें तो आपने सुनी होगी गोवर्धन स्कीम, ठीक है। तो इसके तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे, 200 CBG प्लांट्स लगाए जाएंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, जिसमें कि 75 अर्बन एरियाज में होंगे और जो 300 हैं कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स लगाए जाएंगे। और जो टोटल फाइनेंशियल आउटले आएगा वो आएगा 10,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद गाइस मिष्टी योजना लाई गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं मिष्टी योजना को। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्ट लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मिष्टी फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन। तो मैंग्रोव प्लांटेशन को
वो बचाने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए मिष्टी योजना लाई गई है। नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, तो अगले 3 सालों में वेटलैंड्स को किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसका सही इस्तेमाल किया जा सके और उसके लिए अवेयरनेस कैसे प्रमोट करी जा सके, इसके लिए सरकार अमृत धरोहर स्कीम लेके आई है। नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना, जिसका 3rd फेज अभी तक चल रहा था और 4th फेज लॉन्च हो चुका है। देखिए, अभी तक हम लोग सिर्फ बात करते थे सिलाई कटाई या फिर मशीनरीज की बात करते थे, यानी ये जो पुरानी चीज़ें जो आउटडेटेड चीज़ें हो चुकी थी, इसी में कौशल विकास की हम बात करते थे। लेकिन अब की बार गवर्नमेंट का एजेंडा जो है वो बिल्कुल अलग है। सरकार कोडिंग की बात कर रही है, एआई की बात कर रही है, रोबोटिक्स में, मैकेट्रॉनिक्स में, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, सॉफ्ट स्किल्स में गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है आज के यूथ को। ठीक है, नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र। बड़ी ही अच्छी योजना सरकार लेके आई है। ठीक है, 2 साल के लिए महिलाओं को अपना पैसा जमा करना होगा अप टू मार्च 2025, यानी अगर 2023 चल रहा है 2025 तक पैसा जमा करिए। डिपॉजिट फैसिलिटी 2 लाख तक की है, आप 2 लाख तक पैसा जमा कर सकते हैं और उस 2 सालों तक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 7.5% के हिसाब से मिलेगा और आप इसमें बीच में भी पैसे निकाल सकते हो। तो बड़ी अच्छी योजना है महिलाओं के लिए, बहुत बढ़िया, महिला सम्मान बचत पत्र। नेक्स्ट स्कीम है गाइस हमारे पास में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि पहले से ही लागू थी, उसकी बस लिमिट बढ़ा दी गई है, 15 लाख से उसको कर दिया गया है 30 लाख। ये की पॉइंट्स है, ये डाटा आपको याद रखना है गाइस। इसमें अगर आप डाटा कहीं पे लिख लेंगे, वैसे तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से कंपाइल कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। इसको अगर आप और चाहें तो शॉर्ट कर लीजिए, चिपका लीजिए कहीं पे और डेली रिवाइज करिए। रिवीजन इज द की मंत्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री वाइज कुछ अनाउंसमेंट करी गई है, जानते हैं। एग्रीकल्चर और सहकारिता के विभाग में क्या सरकार लेके आई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाएंगे और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 चीज़ें ही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बनाया जाएगा, जिसको श्री अन्न बोल रहे हैं। बहुत मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो पीआईबी में डेली देखता हूँ या फिर जो मिनिस्ट्री का ट्वीट आते हैं उसमें श्री अन्न के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन होता रहता है। तो ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बनाया जा रहा है और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पे ये इसको प्रमोट किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को सरकार ने 20 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया है, इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखा है। और भारत इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की। तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे देश भर में, और जिससे कि लगभग 1 करोड़ फार्मर जो हैं वो प्राकृतिक खेती को प्रमोट करेंगे या उसको अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन और स्किल के डेवलपमेंट की, तो लगभग 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए। और अगले 3 वर्षों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सरकार है वो 38,800 टीचर्स को रिक्रूट करेगा और 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, निर्माण क्या किया जाएगा, जो बने हुए हैं उनमें ही इन 38,800 टीचर्स को रिक्रूट करके प्लेस किया जाएगा। बात करते हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो स्टिपेंड मिलेगा लगभग 47 लाख यूथ को अगले 3 वर्षों में, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत आता है। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक होती है NAPS, ठीक है, और एक होती है NATS, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो NAPS है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की योजना है, जिसके तहत 47 लाख यूथ को अगले 3 वर्षों में रोजगार दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या है इसमें, क्या है कह रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 33% बढ़ा दिया गया है, जो कि 10 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। तो मतलब सरकार का जो फोकस है ना गाइस, वो कैपिटल बनाने में है, हाईवेज, एयरवेज, ठीक है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट, रेलवेज, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही है, जो कि 10 लाख करोड़ तक कर दिया गया और जो कि 3.3% ऑफ GDP है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो 13.7 लाख करोड़ है, विच विल बी 4.5% ऑफ द GDP। इफेक्टिव का मतलब देखिए क्या हो गया, इफेक्टिव में आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्टेट का भी इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम स्टेट का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको 13.7 लाख करोड़ तक कर दिया गया है, जो कि GDP का 4.5% है। और स्टेट्स को ही 50 ईयर तक इंटरेस्ट फ्री लोन सरकार दे रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 50 सालों तक इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
और 1.3 लाख करोड़ एलोकेट कर दिए गए हैं स्टेट्स के लिए। बिल्कुल डेडिकेटेड है, आओ स्टेट्स आएँ और पैसा लेके जाएं। कितना? 1.3 लाख करोड़ तक सारी स्टेट्स को बांटा जाएगा पैसा। अब बात करते हैं कैपिटल आउटलेट रेलवे को कितना मिला है। 2.4 लाख करोड़ मिला है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा चंक जो है वो रेलवे को दिया गया है। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सरकार खोलेगी। लगभग 75,000 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा, जो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खोली सरकार। अब 50 नए एयरपोर्ट्स अतिरिक्त बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के सेक्टर से। तो सरकार प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। याद रखिएगा, पॉइंट पूछता है 35,000 खर्च करेगी, 36,000 करेगी, 37,000 करेगी, तो आपको याद रखना है 35,000 करोड़ रुपीस एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो के क्षेत्र में खर्च होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का जो ग्रिड इंटीग्रेशन है, सरकार उसमें 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लद्दाख के लिए बनाने जा रही है, जिसमें जो खर्चा आएगा वो 20,700 करोड़ रुपए का आएगा, जिसमें से 8,300 करोड़ का जो सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, फाइनेंस एंड बैंकिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई CGTSME रिवैम्प्ड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से, और इसमें 9,000 करोड़ रुपए और डाले जाएंगे। उसके बाद नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जाएगी, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो गिफ्ट IFSC है, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल गिफ्ट सिटी जो है आपकी, उसमें डाटा एम्बेसीज का फॉर्मेशन किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैक्स और ड्यूटीज के क्षेत्र में क्या क्या सरकार ने एग्जेम्पशन दी है, उसको एक बार देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी जो है आपका CBG में, उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस पे जो आपकी एक्साइज ड्यूटी अभी तक लगती थी, सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स। जो टीवी है उस पर 2.5% तक की घटा दिया गया है उसको। उसके बाद नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी को 16% कर दिया गया है। मतलब अब कंटिजेंट ड्यूटी लगेगी, आपदा की जो क्षेत्र में है वो 16% आपसे लिया जाएगा। उसके बाद जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 3 करोड़ तक है, और ऐसे प्रोफेशनल्स जिनका टर्नओवर 75 लाख तक का है, उनको प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन के बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नए कोऑपरेटिव्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ 31 मार्च 2024 से चालू होने वाली हैं, उनको लोअर टैक्स रेट ऑफ 15% दिया जाएगा। याद रखिएगा। 3 करोड़ फॉर TDS ऑन कैश विड्रॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, जो हमारी सहकारिता सोसाइटीज़ होती हैं, उनको 3 करोड़ तक जो उनका कैश विड्रॉल है उस पर TDS की छूट मिलेगी। उसके बाद इनकम टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप्स के लिए जो है वो 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। TDS रेट को घटा दिया गया 30% से 20% पे। किस पे? EPF विड्रॉवल इन नॉन पेन केसेस। मतलब जिनके पास पहले पैन नहीं होता था और EPF विड्रॉल करते थे, तो पहले उनको 30% TDS कटता था, अभी सरकार 20% TDS उनसे काटेगी। अब बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि सबसे हॉट न्यूज़ रहा था पूरे बजट में। उसको समझ लेते हैं कि सरकार ने रिबेट लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए भी काम की चीज़ें। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो किया जाता है, अगर आपकी इनकम जो है वो 15.5 लाख से ऊपर है सालाना, तो आपको पहले जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अब वो 52,500 कर दिया गया है। हाईएस्ट सरचार्ज रेट को घटाकर 37% से 25% कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। टैक्स एग्जाम्पशन किए गए लीव एनकैशमेंट और रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज, और जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर हाईलाइट्स की। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा 5,300 करोड़ का अपर भद्रा प्रोजेक्ट को, जो कि कर्नाटका में है। उसको लिए सरकार 5,300 करोड़ खर्च करने वाली है। अब चूंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, कर्नाटका में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इसलिए स्पेशल एम्फेसिस दिया गया कर्नाटका को। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी सरकार लाने वाली है अपने लिए। एनटीटी डिजी लॉकर को प्रमोट किया जाएगा MSMEs, लार्ज बिजनेसेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी तक डिजी लॉकर का जो इस्तेमाल था वो MSMEs में नहीं होता था, लेकिन बट अब सरकार डिजी लॉकर को MSMEs में भी लाने जा रही है। 100 लैब्स बनाई जाएंगी 5G सर्विसेज के लिए। हर स्टेट की कैपिटल में एक यूनिटी मॉल खुलेगा। ठीक है, हर एकता मॉल खुलेगा, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI प्रोडक्ट्स और अदर उस स्टेट के जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
स्टेट का फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीएसडीपी रखा जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा हम लोग का जो रुपी कम्स आता है, मतलब जो आता है वो बोराइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आता है, और रुपी गोज टू सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। जो हम लोग ने कर्जे ले रखे हैं ना एडीबी से, आईएमएफ से, तो अलग अलग वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग एजेंसी से ले रखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्कीम्स हैं और उसमें कितना पैसा सरकार ने इस बजट में एलोकेट किया है। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये लर्न ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि पीएम श्री याद कर लीजिएगा, कुसुम याद कर लीजिएगा, पोषण याद कर लीजिएगा, पीएम किसान याद कर लीजिएगा, ग्राम सड़क योजना इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत इंपॉर्टेंट है, आवास योजना। जो जो बजट में डिस्कस हुई ना स्कीम, उनके तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री को कितना कितना एलोकेट किया गया है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा डिफेंस में खर्चा करेगी सरकार 5.94 लाख करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में 2.7, रेलवे का तो मैंने अभी बताया था 2.4 लाख करोड़ रुपीज़। बाकी और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो गाइस ये पूरी कंप्लीट वीडियो थी हमारी यूनियन बजट के ऊपर। देखिए यूनियन बजट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ ह्यूज डॉक्यूमेंट। अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो साल भर भी आप पढ़ेंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा, इतना डाटा होता है। बट चूंकि हमको आरबीआई के हिसाब से देखना है, रिलीवेंट पॉइंट्स देखने हैं और जो एग्जाम के काम की चीज़ें हैं वो देखनी है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट आपने याद करे ना, इनको लर्न कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसका जो काम आपको आएगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आपने ये सब स्कीम्स डाल दी, ये सब पॉइंट्स डाल दिए ना, तो आपका जो आंसर राइटिंग है वो बहुत प्यारा बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक जगह पे लिख लीजिए, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो ही जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसका, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे ना गाइज आप लोग, उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। नहीं तो 2 दिन नहीं रिवाइज़ करेंगे तो भूल जाइएगा सारा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे का भी सेम वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मैं बहुत जल्द इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो सेम इसी फॉर्मेट पे बना के आपको दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।